अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ, जिसमें न्यूटन लॉ में जो फोर्स होती है वो फोर्स क्या होती है, वो पोजीशन पे भी डिपेंड कर सकती है, वो टाइम पे भी डिपेंड कर सकती है, वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर सकती है। तो जो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है या टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, वो हम पहले हमारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर था उसमें मैंने ये समझा चुका था। और इसके बाद जो है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, हम एक एग्जांपल पहले भी कर चुके थे, जब ग्रेविटेशनल फोर्स से बॉडी कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करती है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर जो फोर्स एक्ट करती है मैग्नेटिक फोर्स, वो होता है क्यू इंटू बी। अब ये भी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो हम इसकी जो डायनामिक्स है, इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो ज़रा सॉल्व करते हैं कि कैसे या मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये फोर्स यानी इसकी जो डायनामिक्स है इस फोर्स से कैसे चेंज होती है, इसकी पोजीशन, उसकी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो कहते हैं कंसिडर ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है वाई डायरेक्शन के, एंड इफ चार्ज Q is the charge on the particle, V its velocity and its acceleration, and V the magnetic field है। तो वेलोसिटी जो है हमारे पास x डॉट आई वाई डॉट जे प्लस जी डॉट के, और इस तरीके से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जी वाई डायरेक्शन में है तो हम इसको लिखेंगे बी नॉट इंटू जे। तो हमारे पास फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और एफ इज इक्वल टू एम ए में होता है। तो ए की जगह अपनी ए वाली वैल्यूज़ यानी जो एम ए, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और Q और V की जगह हम अपनी V वाली वैल्यूज पुट करेंगे, यानी ये जब हमने देखिए क्रॉस B की जगह अपनी ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम जब इन दो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल से। और अब हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जो I वाली है लेफ्ट साइड पे वो I वाले के साथ कंपेयर करेंगे, यानी इस इक्वेशन, और जो Y वाली है वो Y वाली, और जो Z वाली है वो जी वाली के जो कंपोनेंट से कहते हैं उससे हम कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें जो ये इक्वेशन है ये बहुत आसान है क्योंकि ये इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ पे हमारे पास जे डायरेक्शन है, यहाँ पे हमारे जे डायरेक्शन वाली कोई फोर्स नहीं है, तो उन्होंने इसको ज़ीरो से लेकर कहते हैं कि ये ज़ीरो इक्वल है, तो इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब इस इक्वेशन की जो मैथ दूसरी तरफ जाएगा तो ये तो ज़ीरो जाएगा, वाई डॉट इज इक्वल वाई डबल डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो y डॉट इज इक्वल टू वाई नॉट आ जाएगा, और एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करने से हमारे पास इसकी पोजीशन आ जाएगी जो कि y इज इक्वल टू वाई नॉट टी प्लस वाई नॉट आ जाएगा। अब वो कहता है टू इंटीग्रेट द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इसके साथ जो हमारे पास कांस्टेंट इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म है, उसको हमने लिखा है क्यू बी नॉट ओवर एम, या कुछ लोग इसको ओमेगा स्क्वायर से भी लिखते हैं। जो हमारे पास ये वाली m है, अगर m इधर डिवाइड करें तो ये क्यू बी नॉट ओवर m हो जाएगा, यहाँ पे भी m आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे m डिवाइड करें तो यहाँ पे भी m आ जाएगा, यानी यहाँ पे। तो ये क्यू बी नॉट ओवर m, कुछ लोग इसको ओमेगा स्क्वायर से लिखते हैं, कुछ यहाँ पे बुक्स की जो नोटेशन है अल्फ़ा से इन्होंने लिखा है, ये अल्फ़ा एक कांस्टेंट है। तो जब अल्फ़ा पुट करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ जी डॉट है और यहाँ पे एक्स डॉट है, तो हमने इन दोनों को, ये कपल इक्वेशन है, इनको डीकपल करना है। तो क्या करते हैं डीकपल करने के लिए कि हम एक्स का एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव दोनों इक्वेशन का ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का आप डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा, एक्स डबल डॉट आ जाएगा। यानी कि अगर आप ये जो इक्वेशन है इसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास जी डबल डॉट हो जाएगा, और जी डबल डॉट की वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम, जी डबल डॉट की वैल्यू ये तो हमारे पास इस इक्वेशन में मौजूद है, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जाएगी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एक्स डॉट की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो अब अगर ये मैं रेस कर लूँ ताकि हम मज़ीद इस पर राइटिंग कर सकें जी, तो वो जो दूसरी इक्वेशन है एक्स डॉट, अगर हम एक्स का एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे जी डबल डॉट आ जाएगा, और जी डबल डॉट की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जी डबल डॉट की जगह ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जी डबल डॉट की वैल्यू पुट के तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स डॉट आ जाएगा। अब जो है हमारे पास ये इक्वेशन इस तरीके से मॉडिफाइड हो गई हैं, ठीक है।
यानी एक्स जी डबल डॉट उसने यहाँ पे लिखा है, ये इज इक्वल टू दिस थिंग, और इस तरीके से ये वाली जो इक्वेशन है इसको उन्होंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिखा है। अब इन इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का जो कोर्स है उसमें हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सारी मेथड हमने है, जिसमें एक मेथड था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ये हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से भी हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें ये होता था कि आप जो है जो हायर ऑर्डर की इक्वेशन थी उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते थे। जैसे यहाँ पे लिखा है जी डॉट, यहाँ पे जी ट्रिपल डॉट है, तो जी डॉट को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वाई की इक्वल है। ठीक है, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे वाई डॉट आ जाएगा इज इक्वल टू जी डबल डॉट, और जी इसका अगर एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव जी डबल डॉट का डेरिवेटिव तो जी ट्रिपल डॉट आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास वाई डबल डॉट। तो जहाँ पे जी ट्रिपल डॉट होगा वहाँ पे लिखेंगे वाई डबल डॉट, यहाँ पे लिखेंगे वाई डबल डॉट यानी सेकंड डेरिवेटिव इन वाई, और जी डॉट की जगह हम क्या लिखेंगे वाई। तो ये आपके पास इस तरीके से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सोल्यूशन हमारे पास साइन एंड कॉस की फॉर्म में होता है। इस तरीके से इसका भी ऑर्डर हम रिड्यूस कर लेंगे कि एक्स डॉट को हम किसी वाई की इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, यानी तो y इज इक्वल टू जी डॉट और फिर इसका डेरिवेटिव इस तरीके से, और फिर इसका डेरिवेटिव, तो ये आपके पास इसका ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा। जब ये सोल्यूशन आ जाएगा तो ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स वाई एंड जी की, जैसे उन्होंने यहाँ पे फाइंड किया एक्स के लिए और जी के लिए, वेयर ए नॉट बी एंड जी, ये क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है दैट आर डिटरमिन्ड बाय द पार्टिकल इनिशियल मोशन एंड वेलोसिटी बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन। द सॉल्यूशन कैन बी रिटन लाइक दिस, कि अगर हम ये जो एक्स नॉट है इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो एक्स मनफी एक्स नॉट हो जाएगा इस तरीके से, वाई मनफी वाई नॉट, कि अगर हम ये वाई माइनस वाई नॉट को दूसरी तरफ ले जाएं और इस तरीके से जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, अननोन है, ये हमें इनिशियल कंडीशन से मिलेगी। यहाँ पे हमने जस्ट सिंपली मैं कहूँगा कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर हमने यूज़ किया है, कि हमने इसका ऑर्डर रिड्यूस किया है जिसमें हम इस तरीके से स्कीम अप्लाई करते हैं जी। तो कहते हैं बिकॉज इक्वेशन दिस इज वैलिड फॉर ऑल टी, अगर हम टी इज इक्वल टू जीरो पुट करें या टी इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वेशन विल लीड लाइक दिस। तो हम यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो कुछ टर्म जीरो जाएंगे और कुछ टर्म नॉन जीरो। इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशन है और इसमें मेरे ख्याल में 2 अननोन है। तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कंपेरिजन से। तो हमारे पास ये इक्वेशन ए और बी की वैल्यूज़ मिल जाएगी यहाँ पे कंपेरिजन के, टी इज इक्वल टू जीरो पे और टी इज इक्वल टू पाई ओवर 2 पे। तो इस इक्वेशन जब हम कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी तो वो हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे ए और बी की जगह पे। तो फिर ए और बी की वैल्यूज़ मिलने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन होगी ये एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस, और इस तरीके से वाई नॉट की इक्वेशन मिल जाएगी एंड जी नॉट की इक्वेशन। तो अब जो है अल्फ़ा की वैल्यूज़ हम बैकवर्ड जो हमने पुट की क्यू बी और एम वो पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये इक्वेशन क्या प्रेडिक्ट करती है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो वाई डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये देखें वाई डायरेक्शन में इसकी ट्रांसलेशन है, और बाकी 2 जो डायरेक्शन है उसके लॉन्ग में हमारे पास इसकी ओसिलेशन है, यानी एक्स के लॉन्ग एंड वाई के लॉन्ग। तो ये क्या है, हेलिक्स पाथ बना रहा है, हेलिक्स पाथ की इक्वेशन है। अगर आप इन 2 का स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हेलिक्स की इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन ऑफ हेलिक्स। तो इस तरीके से ये पाथ ये जनरेट कर रहा है एलॉन्ग जो है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में इसकी ट्रांसलेशन है, और जी एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के एलॉन्ग ये क्या कर रहा है, इस तरीके से जनरेशन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी मोशन को प्रेडिक्ट किया। ये जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है उसे हम अननोन वैल्यूज़ फाइंड करके एक्स वाई एंड जी की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है कि न्यूटन मोशन ऑफ स्पेस, क्लासिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस क्या होती है, और एसोट्रोपी ऑफ स्पेस क्या होती है। ये कुछ टर्म है जिसको हम पहले डिफाइन करेंगे और फिर जो है हम इसको जब यूज़ करेंगे तो हम इनसे फेमिलियर होंगे।
होमोजेनियस स्पेस क्या होती है, एसोट्रोपी ऑफ स्पेस क्या होती है। बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन में। जब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम है, तो उस केस में ये टर्म हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। जी, तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन all space in its all absolute space in its own nature without relation to anything external remain always similar and immovable। कि जो न्यूटन का जो आइडिया था कि अगर आपके पास एक स्पेस में कोई लेंथ एल है तो जो दूसरी स्पेस होगी उसमें उसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी। और टाइम अगर एक स्पेस में टी है तो दूसरे भी फ्रेम जो रिलेटिव फ्रेम होगा उसमें भी टी होगी, यानी अब्सोल्यूट होगी, कभी रिलेटिव नहीं होगी, चेंज हो नहीं होगी। तो इसको कहते हैं न्यूटन का जो आइडिया था ये अब्सोल्यूटनेस, ये हर चीज़ जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है ये क्या है, अब्सोल्यूट है। इसके बाद स्पेस इज 3 डायमेंशनल, कि हमारे पास जो स्पेस है उसके 3 कंपोनेंट एक्स वाई जी। अगर हम किसी और कोऑर्डिनेट में आर थीटा फी या किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे तो फिर भी हमारे पास इसकी 3 कोऑर्डिनेट होगी, 3 डायमेंशनल स्पेस होगी। और स्पेस इज फ्लैट का मतलब ये है कि ये जो यूक्लिडियन स्पेस है, इट मीन कि जो अगर हम 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास एक लाइन होगा। और अगर हम क्या करें 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं और वो क्या है, परपेंडिकुलर इनमें से हैं, तो इनका जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या है, 90 के इक्वल। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे ये और ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ किसी स्पेस में, तो जो इसकी इंटीरियर एंगल का सम होगा वो क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। किसी स्पेस में वो क्या होगी, फ्लैट होगी। और फिर अगर राइट ट्रायंगल बना रही है तो इनमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ऐसी स्पेस जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो उसको हम कहते हैं फ्लैट स्पेस। इसके बाद जो है हमारे पास 2 टर्म है कि स्पेस इज होमोजेनियस एंड एसोट्रोपिक स्पेस। तो इसको हम देख लेते हैं कि होमोजेनियस स्पेस क्या होती है और एसोट्रोपिक स्पेस क्या होती है। स्पेस इज होमोजेनियस, इन अदर वर्ड स्पेस इज एवरीवेयर अलाइक, कि सेम है। होमोजेनिटी का मतलब है कि सेम, अ फ्री स्पेस इन विच फील्ड एंड फोर्सेज आर एब्सेंट विच ट्रांसलेशनल इनवेरियंस। कि अगर स्पेस सेम है ना तो इट मीन्स कि अगर आप यहाँ से मूव करें यहाँ पे तो आपको सराउंडिंग सेम लगेगी। क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे अगर कोई फोर्स है और आप यहाँ पे आ जाए तो आपको यही जो चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रही है एक्सटर्नल कंडीशन से वो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस हो रही है, तो आपको सराउंडिंग में कोई चेंज फील नहीं होगा, सेम यानी जो सराउंडिंग है। तो यानी आफ्टर ट्रांसलेशन कि आप एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमने यहाँ पे 2 फ्रेम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, एक जी है एक जी प्राइम है, तो इसमें हमारे पास सेम सराउंडिंग है कि अगर हम इसको ट्रांसलेट करा रहे हैं एक लॉन्ग 1 एक्सिस, तो यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नॉट अल्टर ड्यू टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम कोऑर्डिनेट को लीनियरली ट्रांसलेट करवाएं तो जो हमारे रिजल्ट हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स कि हमारी स्पेस क्या है, होमोजेनियस है। स्पेस इज आइसोट्रोपिक, इट मीन्स दैट इफ वी कंसिडर ए पॉइंट ओ इन स्पेस एंड वी मूव फ्रॉम दिस पॉइंट इन एनी डायरेक्शन, कि अगर हम इसको रोटेट कराएं और फिर जो है इसकी जो सराउंडिंग है वो चेंज ना हो तो उसको कहते हैं एसोट्रोपिक नेचर, कि रोटेशनल इनवेरियंस। कि जब किसी डायरेक्शन में हम मूव करें, कि अगर हम इधर कोई रीडिंग लें या इधर रीडिंग लें तो हमारे पास जो रोटेशन से है हमारी सराउंडिंग की जो वो चेंज ना हो, सेम अलाइक हो, तो उससे यानी इसकी जो प्रॉपर्टी जो हम मेजर कर रहे हैं वो सेम हो, तो वो उसके कहते हैं एसोट्रोपिक स्पेस। जी, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी हम कमिंग स्लाइड में देखते हैं। इसके कहते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन होमोजेनिटी एंड एसोट्रोपी। द होमोजेनिटी ऑफ स्पेस मीन ट्रांसलेशनल इनवेरियंस, कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं तो ट्रांसलेशन से आपके पास जो सराउंडिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आती है। जो चीज़ आप मेजर कर रहे हैं वो ट्रांसलेट करने से यानी जो मेजरिंग जो हमारे पास वेरिएबल है वो चेंज नहीं हो रहा। इफ़ वी कंसिडर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एस पैराम, अगर हम इसको क्या करें, रोटेट कराएं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अपने एक्सेस को रोटेट करवाया तो रोटेशन से जो हमारे पास मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही। इसको कहते हैं रोटेशनल इनवेरियंस।
और रोटेशनल इनवेरियंस का मतलब एसोट्रोपी है। Thus, if we have two coordinate system and s and s prime rotating with respect to one another, then again an experiment perform in system will exactly the same result. हाँ, ये कि आफ्टर रोटेशन अगर आपके पास रिजल्ट सेम है, इट मीन्स कि रोटेशनल इनवेरियंस है और वो जो हमारे पास स्पेस है वो क्या है, एसोट्रोपिक है जी। अब हम इसको यूज़ करेंगे, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि जब भी होमोजेनिटी होगी स्पेस तो वो ट्रांसलेशनल इनवेरियंस, जब एसोट्रोपिक स्पेस होगी तो फिर हमारे पास रोटेशनल इनवेरियंस, यानी आफ्टर रोटेशन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारी जो मेजरिंग क्वांटिटीज है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद है लीनियर मोमेंटम, हम इसको डिफाइन करते हैं मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ स्टेट ऑफ द पार्टिकल फ्री फ्रॉम द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सब्जेक्ट टू देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट। कि अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, डेल्टा पी जो न्यूटन सेकंड लॉ को हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आपके पास इसमें चेंज जीरो के ऊपर और मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है ब्लॉक उसकी बुलेट वाली, कि अगर आपके पास एक बुलेट गन है उसका जो है मैस कैपिटल एम है और एक बुलेट जो फायर करने उसके बुलेट का जो मैस है वो स्मॉल एम है, और वो जब आप फायर करते हैं तो वी स्मॉल वेलोसिटी से मूव करती है और जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ने कोई एक्ट नहीं किया, सिर्फ इंटरनल फोर्सेज है, तो इसका जो सम है वो जीरो की इक्वल होना चाहिए, एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो ये हमारे पास कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो फिर हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ होती है कंजर्वेटिव फोर्स, कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव फोर्स इफ द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इज जीरो। कि अगर आप उसका कर्ल ले लें, ठीक है, और वो कर्ल जो है किसी फोर्स का ज़ीरो आ जाए तो फिर हमारे पास वो फोर्स क्या होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। फिर अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, देन ये कब जीरो होगा, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, अगर एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी होगा तो ये इक्वेशन जीरो को इक्वल तब होगी। इट मीन एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। अगर कोई भी फोर्स है आप इसको नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, अगर कोई भी फोर्स आप इसको लेके नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो वो फोर्स होगी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते तो इट मीन्स वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव इफ इट इज गिवन बाय द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, ये अगर आप उसका ग्रेडियंट यानी डेल्टा किसकी इक्वल होता है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये भी समझ नहीं होती, ये जो ग्रेडियंट है ये हमारे पास होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है, एंड इनटू आई डायरेक्शन, और इस तरीके से पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इनटू वाई डायरेक्शन, एंड इस तरीके से जी के लाएंगे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे डायरेक्शन में प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल इनटू के डायरेक्शन में। तो ये होता है ग्रेडियंट। कि अगर आप इसमें चेंज देखें कि अगर आपने किसी भी स्केलर फंक्शन को ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखा तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होगी। यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एफ आई, तो ये कहते हैं माइनस डेल्टा वी आई, तो डेल्टा क्या होता है पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, पार्शियल वी और पार्शियल वाई और पार्शियल। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बिटवीन, अगर एक पार्टिकल पे फोर्स एक्ट कर रही है और वो उसको डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो फिर इस पे जो वर्क होगा ए टू बी एफ डॉट डी आर, जबकि एफ क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है तो एफ को हम क्या लिखेंगे पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, पार्शियल वी और पार्शियल वाई, पार्शियल वी और पार्शियल जी, यानी इस तरीके से हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। एंड डेल्टा आर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा आर होगा डेल्टा एक्स इंटू आई डायरेक्शन, डेल्टा वाई इंटू जे डायरेक्शन प्लस डेल्टा जी इंटू के डायरेक्शन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा एफ डॉट डी आर में, तो एफ की जगह डेल्टा वी आ जाएगा और डेल्टा डी आर की जगह ये, तब इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी पार्शियल वी और पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, पार्शियल वी और पार्शियल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस पार्शियल वी और पार्शियल वी इंटू, ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव की इक्वल होता है डेल्टा वी की इक्वल। ठीक है, इस चीज़ को आप वेक्टर कैलकुलस से रिकॉल करें कि वेक्टर कैलकुलस में अगर हमारे पास इस तरह की चीज़ होती है तो हम इसको कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते डेल्टा वी। तो फिर नेगेटिव साइन इस फोर्स की वजह से
एफ को हमने डेल्टा वी डॉट डेल्टा डी आर हमने क्या फाइंड किया, डेल्टा वी एंड डेल्टा डी आर। तो ये हमारे पास डेल्टा वी की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा वी डॉट डेल्टा डी आर ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, डेल्टा वी की इक्वल। तो जहाँ पे ये चीज़ें होगी वहाँ पे हम डेल्टा वी लिखेंगे जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा है। और अपर एंड लोअर लिमिट तो वी ए माइनस बी वी। इट मीन्स कि वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे ए पे और एक स्टार्टिंग पॉइंट जो एंडिंग पॉइंट है बी पे। तो जब भी हमारे पास वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा होगा तो हम कहते हैं कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है। या अगर हम किसी फोर्स को नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन लिख लें तो वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे उन्होंने कहते अगर हमारे पास कोई ऐसी फोर्स है कि अगर कहते ये ग्रॉस के लिए लिख रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स की, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एंड द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल पाथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। कि इस केस में जब कंजर्वेटिव फोर्स होगी तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा बल्कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात है कि आप उसको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर की फंक्शन में अगर आप लिख सकें तो कंजर्वेटिव है, अगर ना लिख सकें तो कंजर्वेटिव नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कुछ कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल लिखी है कि अगर आप इसको माइनस की फॉर्म में लिखें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्सचेंज फोर्स इन न्यूक्लियर, ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फोर्स बिटवीन मूविंग चार्जेस ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल लिखी है तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि बॉडी जो है या तो रेस्ट पे रहेगी या अपनी यूनिफॉर्म डायरेक्शन से मूव करती रहेगी अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हमने ये क्वेश्चन डेल्टा पी और डेल्टा टी इज इक्वल टू पी की जगह हमारे पास यह है एम वी। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो डेल्टा पी और टी इज इक्वल टू जीरो। इट मीन मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट से मूव करेगा। तो पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हमारे पास न्यूटन जो हमारे पास फर्स्ट लॉ होगा जी। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि अगर इस तरह की सिचुएशन है पार्टिकल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो पार्टिकल कांस्टेंट मोमेंटम के साथ मूव करेगा। कहते दस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओनली स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ। अगर फोर्स नहीं है तो ज़ाहिर बात है हमारे पास इसका मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नाउ कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। अगर हमारे पास टू पार्टिकल हैं, वो एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा पहले पे फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है इसमें कि अगर दो पार्टिकल हैं जिसमें एक में एक्शन होगा दूसरा क्या करेगा, रिएक्शन। तो अगर सेकंड पार्टिकल एक्शन तो पहले का रिएक्शन। क्या ये एक्शन रिएक्शन के लिए हमेशा दो बॉडीज़ का होना ज़रूरी है? तो कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे हमारे पास जो इलास्टिक बॉडीज़ हैं, जब हम उनको प्रेस करते हैं तो वो खुद ही रिएक्शन शो कर लेती है इनकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह, या स्प्रिंग फोर्स है। उस केस में दो बॉडीज एक्शन रिएक्शन के लिए होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाकी जो केसेस हैं उसके लिए हमारे पास एक्शन रिएक्शन के लिए दो बॉडीज का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ को F12 इज इक्वल टू माइनस F21 और F12 को हम लिखते हैं डेल्टा P2 और डेल्टा 2 और P2 को M2 इंटू V2। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं जो कि सिंपल सी एक हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूलाज है। और अब अगर हम यहाँ से नेक्स्ट जो देख लें कि P1 प्लस P2, अगर हम एक बॉडी का मोमेंटम देखें तो M1 V1, दूसरे का होगा P2 V2 रिप्रेजेंट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। We conclude that if Newton's second law and third law of motion hold good, then the total linear momentum of the system of the two particles remain constant। यानी अगर सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ जो है तब ही वैलिड होगी जब हमारे पास टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट तब होगी जब हमारे पास फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ जो है होल्ड गुड। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम इसलिए हमारे पास कंजर्व रहता है जब हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम होगा। इसके बाद एक चीज़ होती है ट्रांसलेशनल इनवेरियंस। क्या होती है, या आप इस कहते हैं प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ए कंसीक्वेंस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। तो ट्रांसलेशन इनवेरियंस कि अगर हमारे पास एक फ्रेम है, इसको हम ट्रांसलेट कराते हैं, जो मूविंग फ्रेम है तो वो वाई प्राइम में जाता है, उसमें हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट अगर रिलेटिव फर्स्ट फ्रेम में x1 है
तो रिलेटिव टू प्राइम फ्रेम में इसकी कोऑर्डिनेट x1 प्राइम होगा। अगर इस तरीके से एस फ्रेम में इसकी कोऑर्डिनेट कोई सेकंड पॉइंट की x2 है तो प्राइम फ्रेम में इसकी कोऑर्डिनेट x2 प्राइम होगा। तो वो लिखता है कि अगर एक हमारे पास हम fx फाइंड करते हैं माइनस पार्शियल u और पार्शियल x, तो दूसरे फ्रेम में जो हमारे पास होगी अगर ये इनवेरिएंट है तो fx शुड बी इक्वल टू माइनस पार्शियल u प्राइम ओवर पार्शियल x प्राइम, और वो किसके पार्शियल u और पार्शियल x। या अगर fx शुड आ गया fx प्राइम के तो ये क्या है, लाज इनवेरिएंट होगा। ठीक है, तो ये हम अभी प्रूव करते हैं कि लेट करते हैं where u and u are the potential energy and x prime are the coordinate of the particle in s and s prime. If since u is a function of x1 and x2, the coordinate of the two particles, the various simple form which satisfy the above two equation. या तो ये हो सकता है कि u जो है a इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू लिख सकते हैं, या u जो है हम लिखते हैं a ओवर x1 माइनस x2, या इस तरीके से लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इस तरीके से, या u इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कि पोटेंशियल एनर्जीज पे जो पोजीशन डिपेंडेंट है वो किस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, और इस तरीके से। वी शैल सेलेक्ट द लास्ट फॉर्म बिकॉज इफ x1 माइनस x2 इज ए वेक्टर देन x1 माइनस x2 इज ए स्केलर क्वांटिटीज। तो ये जो चीज़ है हमारे पास u ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और कि हम कौन सी फार्म कहेंगे कि इसमें हो सकता है, ये वाली फार्म हो सकती है, ये वाली फार्म हो सकती है, ये वाली फार्म हो सकती है। तो जिसमें ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस होगी कि अगर हम x1 x2 को x1 x2 प्राइम कोऑर्डिनेट में लेके जाएं, अगर इसकी फार्म अनचेंज होगी तो फिर वो वाली फार्म वैलिड होगी, यानी वो जो है उसके अंदर एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हम लिख सकेंगे। तो यहाँ पे ये जो वाली फार्म है कि अगर आके x1 माइनस x2, यहाँ पे x1 माइनस x2, और इसको फिर अगर प्राइम में लेके x1 प्राइम माइनस x2, और ये अगर प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको दिखा दूं कि x1 और x2 का आपस में क्या रिलेशन है यहाँ पे, तो ये जो x1 x प्राइम इज इक्वल टू, जो लास्ट टाइम हमने गलेडियन ट्रांसफॉर्मेशन की थी कि x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस बी, और इस तरीके से y, अगर y की लॉन्ग मोशन होती है y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस बी। तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। तो अगर आप x1 से x प्राइम में जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से कुछ टर्म आ जाएगी। जब आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये जो b वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी आपस में प्लस माइनस की वजह से, और बाकी जो टर्म है ये रह जाएगी। तो आपने जब प्राइम से अनप्राइम में गए तो वो दोनों क्या है, इक्वल है, u एफ x1 x2 इज इक्वल टू u प्राइम ऑफ x1 प्राइम एंड x2 प्राइम। तो दिस शो दैट अबव फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते, चाहे हम s में हों चाहे हम s प्राइम में हों। The physical meaning of the above relation is that u is independent of the absolute value of x1 and x2 as long as x1 minus x2 square is the same. In other words, as long as the magnitude of x1 minus x2 remain constant, it is immaterial where two particles are situated along the x-axis. This means that the properties, हाँ जी, यहाँ पे ये कहता है कि अगर x1 minus x2 कि जो होल का स्क्वायर वो तो जारी बात है पॉजिटिव होगा, तो अगर हम x1 को x2 की जगह पे लिखें या x2 को x1 की जगह पे लिखें, यानी जो ट्रांसलेशन ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंट है ये हमारे पास। जो हमारी जो स्पेस है जिसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, ट्रांसलेशनली इन्वेरिएंट है। द फ्री स्पेस पोजेस लीनियर यूनिफॉर्मिटी आर हैज़ ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास जो ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस, जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से आप जाएं और हमारी जो मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज ना हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। इसमें हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू दिस है, और इसको हमने प्रूव करना है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्राइम इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल यू प्राइम और पार्शियल एक्स प्राइम। तो एक फोर्स अगर F21 को हम लिखते हैं माइनस पार्शियल यू और पार्शियल x1, और हमारे पास प्राइम कोऑर्डिनेट में ये होगा पार्शियल यू प्राइम और पार्शियल x1 प्राइम। इस तरीके से अगर F12 होगा तो होगा पार्शियल यू और पार्शियल x2, तो हमारे पास जब प्राइम में जाएगा तो पार्शियल यू प्राइम और पार्शियल x2 प्राइम। अब अगर हम प्रीवियस वैल्यूज यूज़ करें कि u ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे शो किया, और इस तरीके u ऑफ x1 प्राइम एंड x2 प्राइम इज इक्वल टू x1 प्राइम माइनस x2 प्राइम, देन द फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम जिस फ्रेम में भी रीडिंग लें तो हमारे पास चेंज नहीं होती।
तो अगर हम x1 माइनस x2 इज इक्वल टू एस या कोई भी b लिख सकते हैं, तो इसका जो पार्शियल एस और पार्शियल x1, पार्शियल एस और पार्शियल x2, जब ये पुट करेंगे अपनी एनर्जी वाली जो हमारे पास का इक्वेशन है, f12 इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू और पार्शियल x1 या f21 इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल x2, तो ये हमारे पास दोनों सेम आते हैं, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, जो कि हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इट मीन्स ए फ्री स्पेस पोसेस प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर यूनिफॉर्मिटी या ट्रांसलेशन इनवेरियंस, तो फोर्सेज एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ जी, कि अगर हमारे पास इस तरह ट्रांसलेशनल इनवेरियंस हो, ट्रांसलेशनल सिमेट्रीज हो, तो फिर ये फोर्स से जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है ऑफ दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम कि हम किस में मेजर कर रहे हैं। ये इस तरीके से हम न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इसकी में हमने लीनियर मोमेंटम की भी बात की है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कुछ होगी लेक्चर होगा वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में होगा, और इसमें भी हम कोई और चीज़, जिस तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेशनल इनवेरियंस है, तो उस एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास जो हमने अभी तक रोटेशनल इनवेरियंस जो कि हमने डिफिनेशन देखी है, वो हम एंगुलर मोमेंटम के केस में होगा कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कराएं और हमारी फिजिकल क्वांटिटीज चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, तो इस केस में होगा ट्रांसलेशनल या रोटेशनल इनवेरियंस। लेकिन इस केस में अगर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसलेट करवाएं, हमारी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, अगर आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाएं, पोटेंशियल एनर्जी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाए तो चेंज नहीं होती। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट में उनको भी देखेंगे।